फरवरी 1933, चटगांव सेंट्रल जेल। कमरे के बीचों बीच एक कैदी जंजीरों से बंधा हुआ है। उसकी देह पे जख्मों के ताजा निशान और खून की धार साफ दिख रही है। उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक चमक बराबर है। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे घेर कर खड़े हैं। उनके हाथों में डंडे हैं जो कैदी की तकलीफ की कहानी बयां कर रहे हैं। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर गुस्से में कैदी से पूछता है, बोल, कौन है तेरे साथी? कहां कहां छिपे हैं? कैदी का सिर झुका हुआ है। वो धीरे से सिर उठाता है और सूखे हुए होंठों से एक नारा बुलंद करता है, वंदे मातरम। ऑफिसर्स के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। उसमें से एक ऑफिसर आगे बढ़कर कैदी के चेहरे पर जोर से डंडा मारता है। कैदी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दर्द का नामो निशान नहीं। वह फिर से अपनी टूटती हुई आवाज में वही नारा दोहराता है, वंदे मातरम। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर कहता है, इसका ये नारा बंद करवाना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक ऑफिसर कैदी को और टॉर्चर करने के लिए पिलास लेकर आता है। कैदी की आंखों में अब भी कोई डर नहीं। ऑफिसर उसके पास आता है और बेरहमी से उसके हाथों के नाखून उखाड़ देता है। कमरे में दर्द से चीखने की आवाज गूंज उठती है, लेकिन कैदी की जुबान पर अब भी वही शब्द होते हैं। ऑफिसर्स की टोली अब बुरी तरह बौखला जाती है। उनके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिख रही हैं। ब्रिटिश ऑफिसर, इसे चुप करवाओ, अभी और इसी वक्त। एक ऑफिसर गुस्से से भरा हुआ हथौड़ा मंगवाता है। वो पास आता है और कैदी के चेहरे के सामने खड़ा हो जाता है। बाकी ऑफिसर्स सहम कर पीछे हट जाते हैं। हथौड़ा उठता है और वो बिना किसी रहम के कैदी के दांतों पर वार किया जाता है। एक भयानक आवाज के साथ दांत टूट कर गिरते हैं। खून का फव्वारा फूट पड़ता है। कैदी का शरीर अब हिलने डुलने की हालत में नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार अपना मुंह खोलता है। उसकी फटी फटी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो एक बार फिर से वही नारा बोलने की कोशिश करता है, वंदे मातरम। दोस्तों, ये कोई आम कैदी नहीं, बल्कि वही सूर्य सेन है जिन्होंने अपनी जबरदस्त प्लानिंग और लोकल बच्चों की फौज के साथ बंगाल के चटगांव को 1930 में ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद करने का साहसिक काम किया था। सूर्य सेन और उनके साथियों ने चट्टागांव के 2 आर्मरी पर धावा बोलकर वहां के हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने 22 ब्रिटिश अधिकारियों सहित कई सहयोगियों को मार गिराया और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। सेन की मिलिट्री स्किल्स का एक और नमूना है कि एक तरफ सेना और एक तरफ कॉलेज के लड़के थे। फिर भी 80 सैनिक मारे गए, जबकि कुल 12 क्रांतिकारी शहीद हुए। इस अभूतपूर्व क्रांति की वजह से जब पूरा देश गुलाम था, तब भी सूर्य सेन ने चटगांव को आजादी की सांस में जीने का मौका दिया। लेकिन इसी साहसिक कदम की वजह से सूर्य सेन को अंग्रेजों ने बर्बर यातनाएं दी और आखिरकार उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आज की इस वीडियो में हम उसी ऐतिहासिक आर्मरी रेड की कहानी को डिटेल में समझेंगे, जिसने सूर्य सेन को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। साल 1921, ये वो दौर था जब रूस में सोवियत क्रांति की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया था कि कम्युनिज्म और सशस्त्र क्रांति से किसी भी देश को साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद कराया जा सकता है। ये क्रांति की लहर भारत तक भी पहुंची। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे अहिंसक आंदोलनों के बावजूद कई क्रांतिकारियों ने हिंसा के जरिए आजादी का सपना देखना शुरू कर दिया। 1919 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन 1921 के बाद ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। फिर आई 4 फरवरी 1922 की तारीख, जब गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई। गांधी जी ने इस हिंसा से दुखी होकर तुरंत असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस फैसले ने कांग्रेस के भीतर काम कर रहे कई युवाओं को निराश कर दिया। उन्हीं निराश युवाओं में से एक थे सूर्य सेन, जो उस समय कांग्रेस के सदस्य थे। और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ही सूर्य सेन ने अपनी टीचिंग की नौकरी भी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो मास्टर दा के नाम से पूरे शहर में मशहूर थे। इसके बाद देश में गांधी जी के विचारों के खिलाफ एक नई लहर उठी। इसी बीच 1925 में गांधी जी ने राजनीति से अस्थायी रूप से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिससे कांग्रेस और अहिंसक आंदोलनों की गति थम सी गई। लेकिन इसी दौर में कई युवा क्रांतिकारी इस निष्क्रियता से उकता गए और उन्हें लगने लगा कि आजादी केवल ताकत के बल पर ही मिलेगी।
गांधी जी के संन्यास की वजह से ही सूर्यसेन ने सशस्त्र क्रांति की तरफ रुख करना शुरू कर दिया और अगले ही साल सूर्यसेन ने बंगाल में अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर पहली बार एक लूट को अंजाम दिया। सूर्यसेन और उनके साथियों ने असम बंगाल रेलवे में जा रहे ब्रिटिश खजाने को लूट लिया ताकि आगे के आंदोलन के लिए पैसा जमा किया जा सके। लेकिन इसी लूट के आरोप में सूर्यसेन को पहली बार गिरफ्तार किया गया। उन्हें और उनके साथियों को 2 साल की सजा हुई। जेल में बिताए इन 2 सालों में सूर्यसेन ने सशस्त्र क्रांति के लिए अपनी नई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। फिर आया 1928 का साल, जब सूर्यसेन जेल से रिहा होकर चिटगांव लौट आए और यहीं से शुरू होती है चिटगांव आर्मरी रेड की कहानी। 1929 का साल, चिटगांव की गर्मी भरी एक शाम, सूर्यसेन और उनके 4 साथी गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, अनंत सिंह और निर्मल सेन एक छोटे से कमरे में इकट्ठे हुए। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, यहाँ इतिहास लिखा जा रहा था। चिटगांव की जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में सूर्यसेन ने पहली बार अपने साथियों के सामने एक संगठित विद्रोह की योजना रखी। उनकी आंखों में एक चमक थी कि पूरा चिटगांव अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हो। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं था। 5 लोग जिन पर पहले से ही पुलिस केस चल रहे थे, क्या सच में इस तरह की क्रांति को अंजाम दे सकते थे? कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में सवाल था, ये नामुमकिन सा काम कैसे होगा? लेकिन सूर्यसेन ने अपने इरादों में कोई झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जिम्मेदारी खुद उठाई। वो जानते थे कि ये लड़ाई राजनीति की होगी और इस मामले में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। सूर्यसेन ने इस विद्रोह की पूरी प्लानिंग का बीड़ा उठाया और उनके साथी गणेश घोष और अनंत सिंह ने उनके प्लान को साकार करने के लिए अपनी कमर कस ली। इन दोनों ने चुपचाप क्रांति की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन एक अलग तरीके से। उन्होंने आसपास के युवाओं को जोड़ने का एक अनोखा तरीका निकाला। एक व्यायामशाला की शुरुआत की। ये व्यायामशाला केवल शारीरिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक गुप्त मिशन का हिस्सा थी। यहाँ 14-15 साल के युवा लड़के और लड़कियां जुटने लगे। गणेश घोष और अनंत सिंह ने इन बच्चों को फिट और अनुशासित बनाने के बहाने देशभक्ति की चिंगारी उनके दिल में जलानी शुरू कर दी। लेकिन इस ट्रेनिंग का असली मकसद कुछ और था। वो चुपचाप इन बच्चों को छांट रहे थे, जिनके अंदर आजादी के लिए लड़ने का जज्बा और शारीरिक क्षमता थी। जिन बच्चों में ये दोनों गुण होते, उन्हें अलग से एक और गुप्त ट्रेनिंग दी जाने लगी, विद्रोह की ट्रेनिंग। इस दौरान मास्टर दा ने भी अपनी राजनीति को और धार देना शुरू कर दिया। वह अपने स्कूलों में छोटे छोटे पर्चों के जरिए अस्पताल के लोगों को जागरूक करने लगे, उन्हें देश के लिए आगे आने की बात कहने लगे। मास्टर दा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनकी बातें सुनता, वो उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। हर दिन हर रात इस गुप्त मिशन की तैयारी चल रही थी और आखिरकार सूर्यसेन को उनकी सेना मिल गई है। एक ऐसी सेना जिसे इस बात का अंदाजा तो नहीं था कि उन्हें लड़ना कब और कैसे है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। अब सूर्यसेन के पास 500 लड़के लड़कियों की एक ताकतवर आर्मी थी। उन्होंने इस आर्मी को एक नाम दिया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अब सब कुछ तैयार था। मास्टर दा ने अपनी आखिरी प्लानिंग शुरू कर दी। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाना। और इस बार वह पूरे तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले थे। और इसी तरह इतिहास ने चिटगांव आर्मरी रेड के रूप में एक नई इबारत लिखी जाने की और कदम बढ़ाया। तारीख 18 अप्रैल 1930, शुक्रवार की रात। सूर्यसेन ने अपनी सेना को उनके असली मिशन के बारे में ब्रीफ किया। सबका उत्साह चरम पर था। प्लानिंग ये थी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA चिटगांव को ब्रिटिश नियंत्रण से पूरी तरह अलग कर देगी। इसके लिए उन्होंने चिटगांव पुलिस लाइन और आर्मरी पर हमला करके हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने का फैसला किया। साथ ही यूरोपियन क्लब में मौजूद ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के लिए बम फेंकने की भी प्लानिंग थी। ये तीनों हमले एक साथ रात 10 बजे होने थे। करीब 64 क्रांतिकारियों को इस मिशन के लिए चुना गया। सबको इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी और बैज दिए गए, जिन पर उनके पद और नाम लिखे हुए थे। हाथों में चमड़े की पट्टी बांधकर यह सुनिश्चित किया गया कि बंदूक चलाते वक्त उनके हाथ स्थिर रहें। रात का अंधेरा जैसे ही गहराया, चिटगांव की सड़कों पे सन्नाटा छा गया। केवल लैंपपोस्ट की हल्की रोशनी ही थी जो अंधेरे को काट रही थी। इसी सन्नाटे के बीच IRA की 2 टुकड़ियां चुपचाप रेलवे लाइन की तरफ बढ़ी, जहां उन्होंने फिश प्लेट्स को उखाड़ दिया, जिससे चिटगांव बाकी दुनिया से कट गया।
इसके बाद एक टुकड़ी को डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज पर भेजा गया। यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर को बेहोश करके टेलीफोन लाइन में आग लगा दी गई और सभी टेलीग्राम तारों को काट दिया गया। चटगांव अब पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत से अलग था। अब सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ियों ने मोर्चा संभाला। एक टुकड़ी अनंत सिंह और गणेश घोष के नेतृत्व में पुलिस लाइन पर हमले के लिए बढ़ी, जबकि दूसरी टुकड़ी तारकेश्वर दस्तीदार के नेतृत्व में चटगांव की मुख्य आर्मरी की तरफ। एक अन्य समूह यूरोपियन क्लब के ब्रिटिश अधिकारियों को बंधक बनाने के लिए तैनात था। रात के 10 बजते ही पुलिस लाइन पर हमला शुरू हो गया। अनंत सिंह की एक ही गोली में गार्ड ढेर हो गया। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी इस हमले का जवाब देने का मौका भी नहीं पा सके थे कि IRA के सदस्यों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, अंग्रेजों का राज खत्म हो चुका है। गांधी जी के नेतृत्व में अब हम सब आजाद हैं। अगर जान बचानी है तो सब पीठ के बल लेट जाओ। पुलिसकर्मी इतनी तेजी से हुए इस हमले से दंग रह गए। उन्होंने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। IRA ने पुलिस लाइन को अपने नियंत्रण में ले लिया और हथियार बांटने शुरू कर दिए। इशारा मिलते ही सूर्यसेन भी पुलिस लाइन के अंदर आ गए। यहाँ पहली बार सूर्यसेन ने पुलिस लाइन में भारत का तिरंगा फहराया और अपने साथियों के साथ उसकी सलामी दी। उन्होंने घोषणा की, चटगांव अब ब्रिटिश शासन से अधीन नहीं बल्कि प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के तहत आजाद है। दूसरी तरफ ठीक 10 बजे चटगांव की मुख्य आर्मरी पर भी हमला हुआ और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया गया। लेकिन यहाँ किस्मत ने सूर्यसेन और उनके साथियों का साथ नहीं दिया। उन्हें बंदूकें तो मिल गई लेकिन गोलियां नहीं मिली। ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि बिना गोलियों के ब्रिटिश फौज से मुकाबला कैसे किया जा सकता था। आखिरकार ये फैसला किया गया कि इन हथियारों को नष्ट कर दिया जाए। आर्मरी में आग लगा दी गई, जिससे सारे हथियार जल गए। लेकिन आग लगने के दौरान सिपाही हिमांशु सेन गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बचाने के लिए अनंत सिंह और गणेश घोष ने उन्हें एक सुरक्षित जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। इसी बीच सब लोग पुलिस लाइन पर सूर्यसेन के पास इकट्ठा हो गए। गणेश घोष और अनंत सिंह हिमांशु सेन को लेकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अब चर्चा शुरू हुई कि बिना गोलियों के हम ब्रिटिश फौज से कैसे लड़ पाएंगे, वो भी एक ओपन बैटलफील्ड में। ऐसे में ये तय हुआ कि सब लोगों को यहाँ से भागकर पास की पहाड़ियों में छिप जाना चाहिए और इसी बात को मानते हुए सूर्यसेन अपने करीब 60 साथियों के साथ चटगांव के पास में ही जलालाबाद की पहाड़ियों की तरफ भाग गए। इस बीच जब अनंत और गणेश वापस आए तो उन्होंने देखा कि इनका कोई भी साथी वहां था ही नहीं। इस तरह से सेना के 2 सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर सेना से अलग हो गए, जो एक तरह से सूर्यसेन की इस पूरी क्रांति के रीढ़ के हड्डी थे। इसीलिए सूर्यसेन नए लड़कों के साथ अकेले पड़ गए। जलालाबाद की पहाड़ियों का संघर्ष। 19 अप्रैल की सुबह चटगांव में सूरज की पहली किरण के साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों के होश उड़ गए। उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। पुलिस लाइन पर तिरंगा लहरा रहा था। रेलवे और टेलीफोन टेलीग्राम कट चुके थे और सबसे बड़ा धमाका, आर्मरी खाक हो चुकी थी। पूरा चटगांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुका था और कलकत्ता में बैठे ब्रिटिश अफसर अंधेरे में थे। पैनिक के माहौल में लोकल ऑफिसर्स ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिप में डालकर उन्हें सुरक्षित समुद्र में भेज दिया। वहीं से किसी तरह उन्होंने 18 अप्रैल की रात के हमले की खबर कलकत्ता तक पहुंचाई। खबर मिलते ही अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सिपाहियों को जुटाना शुरू कर दिया। 20 अप्रैल की सुबह चटगांव में हड़कंप मच चुका था। कर्नल डलास स्मिथ के नेतृत्व में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स की बटालियन, कैप्टन रॉबिन्स के नेतृत्व में सुरमा वैली लाइट हॉर्स बटालियन और 4th बॉम्बे ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन चटगांव की धरती पर उतरी। लेकिन वहां सिर्फ खामोशी और वीरानगी मिली। ब्रिटिश फौज ने खोजबीन शुरू की, लेकिन आसपास के इलाकों में कोई भी क्रांतिकारी नहीं मिला। 22 अप्रैल तभी कुछ चरवाहों ने खबर दी कि जलालाबाद की पहाड़ियों में खाकी वर्दी पहने कुछ लोग देखे गए हैं। ये खबर ब्रिटिश फौज के कानों तक जा पहुंची और तुरंत पहाड़ी की ओर बढ़ने के आदेश जारी किए गए। कर्नल डलास स्मिथ और कैप्टन रॉबिन्स अपनी अपनी बटालियनों के साथ 2 अलग अलग दिशाओं से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जैसे ही सूर्यसेन ने अंग्रेजी फौज को पहाड़ी पर चढ़ते देखा, उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया, अब वक्त आ गया है, गोली चलाओ। नई उम्र के लड़के लड़कियां जिन्होंने आज तक केवल सपनों में ही युद्ध देखा था, अब हकीकत में ब्रिटिश फौज का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने कमांडर के आदेश पर 10 राउंड रैपिड फायरिंग शुरू की। गोलियों की बौछार ने ब्रिटिश सैनिकों को हक्का बक्का कर दिया। ऊपर से आ रही गोलीबारी इतनी तीव्र थी कि ब्रिटिश सैनिकों को लगा कि पहाड़ी के ऊपर बड़ी संख्या में विद्रोही मौजूद हैं। उनकी हिम्मत टूटने लगी। अंधेरा घिरते ही ब्रिटिश फौज ने पहाड़ी पर चढ़ने के बजाय नीचे उतरने का फैसला किया। उस समय तक दिन के संघर्ष ने अंग्रेजी सेना के होश उड़ा दिए थे। करीब 80 ब्रिटिश सैनिक इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके थे। अगली सुबह
ब्रिटिश अधिकारी फिर से अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे, लेकिन इस बार सूर्यसेन और उनके साथी पहले ही वहां से निकल चुके थे। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने पर अंग्रेजों को केवल 12 IRA सैनिकों की लाशें मिली। अपनी नाकामी से भड़क उठे अंग्रेज अधिकारियों ने उन 12 वीर जवानों की लाशों को एक गड्ढे में डाल दिया। गुस्से और शर्मिंदगी में उन्होंने लाशों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसी बीच सूर्यसेन अलग भेष बदलकर अंग्रेजों से बचते रहे। उन्हें पकड़ पाना अंग्रेजों के लिए एक टेढ़ी खीर बन चुकी थी। लेकिन इसी बीच करीब 3 साल बाद सूर्यसेन अपने दोस्त नेत्रसेन के पास जाकर छिप गए। ऐसे में नेत्रसेन ने सूर्यसेन को एक बड़ा धोखा दिया और अंग्रेजों को उनके छिपे होने की खबर दे दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने धोखे से सूर्यसेन को पकड़ लिया और उन्हें कैदी बनाकर चटगांव जेल में डाल दिया। लेकिन नेत्रसेन भी जिंदा नहीं बच पाए। एक क्रांतिकारी ने सूर्यसेन की गिरफ्तारी का बदला लेते हुए उन्हें उनकी पत्नी के सामने मौत के घाट उतार दिया। लाख पूछने के बाद भी नेत्रसेन की पत्नी ने अंग्रेजों को उस क्रांतिकारी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो भी नेत्रसेन के धोखे की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। इस बीच सूर्यसेन को जेल में क्रूरतम यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनके नाखून खींचे गए, दांत तोड़े गए और उनके घुटने तक तोड़ डाले गए। लेकिन हर यातना के बावजूद उनके होठों से केवल वंदे मातरम की ही गूंज निकली। 12 जनवरी 1934 फांसी का दिन। लेकिन सूर्यसेन की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह बेहोश ही रहे और अंत में अंग्रेजों ने उन्हें बेहोशी की हालत में ही फांसी पर लटका दिया और उनकी निष्ठुरता यही खत्म नहीं हुई। सूर्यसेन की पार्थिव देह को एक बक्से में भरकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया ताकि उनके साथी उन्हें अंतिम विदाई भी ना दे सके। सूर्यसेन की देह भले ही सागर की गहराइयों में खो गई, लेकिन उनके बलिदान की गाथा आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है और उनकी आखिरी लिखी हुई बात भी आज तक जीवित है। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपने दोस्त के नाम एक खत में लिखा था, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मैं खुश हूं। मैंने तुम लोगों के लिए पीछे क्या छोड़ा, एक सपना, आजादी का सपना। उम्मीद है कि 18 अप्रैल 1930 की तारीख तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, ये थी वीर सूर्यसेन की गाथा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे वीर सपूतों की ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक अमर रहें, इसलिए ज्यादा कुछ तो नहीं, हम इन क्रांतिकारियों को नमन तो जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ हिस्ट्री का और कौन सा टॉपिक आप सिनेमैटिक तरीके से देखना पसंद करेंगे। साथ ही हमारे इस एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।